क्या ख्याल है, बात समझ में आई? 5 को 15 कर दूं तो मुझे यहाँ पावर कम करना पड़ेगी, 11 से 10 करना पड़ेगी। और 15 से अगर 150 कर दूं तो पावर और कम करना पड़ेगी, यानी कि 9 करना पड़ेगी। तो 150 हमें गीगा मीटर में शो करना था, और गीगा का मतलब 10 की पावर 9 ही होता है। डिस्टेंस आपका हो जाएगा 150 गीगा मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। पार्ट बी में कह रहा था डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू अ सैटेलाइट above the equator is 42.3 megameter. The radius of the earth is 6380 kilometers. A microwave signal is sent from a point on the earth directly below the satellite. Calculate the time taken for the microwave signal to travel to the satellite and back. देखें, ये आपका जो है सैटेलाइट है और ये ज़मीन है। अब सैटेलाइट से लेकर ज़मीन तक का जो डिस्टेंस है वो है 42.3 मेगामीटर। ठीक है, एक सेकेंड से बनाता हूँ। ये सैटेलाइट है, ये ज़मीन है। अब सैटेलाइट से लेकर ज़मीन के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ये 42.3 मेगामीटर है, यानी कि 42.3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये लिखा हुआ है ना, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू अ सैटेलाइट अबव द इक्वेटर इज 42.3 मेगामीटर। यानी ज़मीन के सेंटर से लेकर और एक सैटेलाइट तक का डिस्टेंस जो है वो 42.3 मेगामीटर है। रेडियस ऑफ अर्थ जो है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ ये कह रहे हैं कि वो है 6380 किलोमीटर। तो ये बताएं कि एक माइक्रोवेव सिग्नल जो है वो ज़मीन के ऊपर से अगर फेंका जाए, ऐसा माइक्रोवेव सिग्नल फेंका तो सैटेलाइट से टकरा कर वापस कितनी देर में आएगा, वो सैटेलाइट से टकरा कर वापस कितनी देर में आएगा। ठीक है, ये आपको मालूम करना है। अब पहली बात तो ये कि सैटेलाइट जो डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस कैसे आएगा, वो डिस्टेंस कैसे आएगा। 42.3 मेगामीटर जो था वो सैटेलाइट से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस था, लेकिन सिग्नल आपका सरफेस से जो है वो जा रहा है, तो लिहाजा सैटेलाइट से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस कैसे आएगा। 42.3 एक्सपोनेंट 6 माइनस 6380 किलोमीटर, 6380 किलोमीटर का मतलब क्या है, 10 की पावर 3 मीटर। ये तो डिस्टेंस हो गया सरफेस से लेकर सैटेलाइट तक का। और सिग्नल जो जाएगा आपका वो सरफेस से सैटेलाइट तक जाएगा और फिर वापस भी आएगा। ये सिग्नल का डिस्टेंस हो जाएगा इनटू 2। ये डिस्टेंस सिग्नल कवर करेगा। अभी सिग्नल है किसका, ये सिग्नल है माइक्रोवेव का। आपको याद होगा ओ लेवल में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें हमने 7 तरह की वेव्स के नाम पढ़े थे। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गैमा रे। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कॉमन बात ये थी कि इन सबकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो यहाँ पर आपको स्पीड भी पता है, और माइक्रोवेव की स्पीड जो है बाकी तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, जो कि 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। तो लिहाजा आपको डिस्टेंस भी पता चल गया, आपको स्पीड भी पता चल गई। अब आपको क्या मालूम करना है, टाइम, कि आने जाने में कितना टाइम लगेगा। टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। डिस्टेंस आपका है 42.3 एक्सपोनेंट 6 माइनस 6380 एक्सपोनेंट 3 का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई स्पीड। स्पीड आपकी है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। इस पूरे को सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं टाइम कितना आ रहा है इसका। ठीक है भाई, तो इस पूरे को सॉल्व करें और बताएं टाइम कितना आ रहा है। ऑलराइट, तो इसका आंसर आ रहा है 0.2
0.24 सेकेंड्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 0.24 सेकेंड्स। तो बताएं कि ये बात क्लियर है सबको, या किसी को डाउट है तो बता सकता है वीडियो को। हाँ, ये बात सबकी समझ में आ गई अच्छी तरह से। यस सर। चलें आगे चलते हैं, 10 मिनट में आ गई बात। तो पार्ट सी में कह रहा है स्पीड v ऑफ साउंड वेव through a gas of density rho and pressure P is given by V is equals to under root Cp upon rho, where C is a constant. Show that C has no units. देखें, यहाँ पर V का मतलब है स्पीड, E का मतलब है प्रेशर, और रो का मतलब है डेंसिटी। अब आपसे कह रहे हैं कि C एक कांस्टेंट है, आप ये साबित करो कि C की कोई यूनिट नहीं है। तो आपसे कह रहा है अब ये साबित करो कि C की कोई यूनिट नहीं है। अब इसका हल क्या है? इसका लिए कि आप C को सब्जेक्ट बनाएंगे, सी को सब्जेक्ट बना के बाकी सब चीज़ों की यूनिट पुट करेंगे, तो सी की यूनिट कुछ नहीं बचेगी, सिर्फ 1 बचेगा आखिर में। तो करके देख लेते हैं। सी अंडर रूट के अंदर है, तो सी को सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अंडर रूट को गायब करना पड़ेगा। तो हमें स्क्वायरिंग कर लेंगे पहले, स्क्वायरिंग दो साइड्स, वी स्क्वायर इक्वल्स टू सी ई अपॉन रो हो जाएगा। सी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू रो डिवाइड बाई प्रेशर। अब बी होता है मीटर पर सेकेंड, डेंसिटी होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और प्रेशर की यूनिट आपको याद होगा हमने निकाली थी किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड माइनस 2। प्रेशर की यूनिट हमने निकाली थी क्या? किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड माइनस 2। देखिए किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, और आपका सर वी का स्क्वायर नहीं लिया। पे स्क्वायर नहीं किया मैंने, तो दोबारा से लिख देते हैं। ऑलराइट, देखिए वी की यानी कि स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर करेंगे तो जगह मीटर स्क्वायर और सेकेंड माइनस 2, ये स्क्वायर कर दिया मीटर पर सेकेंड का। डेंसिटी होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, प्रेशर होता है किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकेंड माइनस 2। अब देखिए किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, सेकेंड माइनस 2 से सेकेंड माइनस 2 कैंसिल, ऊपर मीटर +2 है -3 है, तो बचेगा -1, नीचे वाले -1 से कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब देखिए सी हैज़ नो यूनिट्स, ये आपने प्रूव कर दिया। ठीक है भाई, तो ने प्रूव कर दिया सी हैज़ नो यूनिट्स। फिर ये कह रहा है अंडरलाइन ऑल स्केलर क्वांटिटीज। इसमें स्केलर कौन कौन सी है भाई? एक्सीलरेशन स्केलर है? नहीं है। एनर्जी स्केलर है? यस। मोमेंटम स्केलर है? नहीं है। मोमेंटम क्या होता है कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मोमेंटम होता वेक्टर है। पावर स्केलर है? यस। वेट स्केलर है? नहीं। तो उसमें सिर्फ दो स्केलर हैं, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो इन दोनों को उसने अंडरलाइन करने को कहा था, तो हमने दोनों को अंडरलाइन कर दिया। पार्टी में कह रहा है कि a boat travels across a river in which the water is moving at a speed of 1.8 meter per second. The velocity vectors for the boat and the river water are shown to scale in figure 1.1. In still water, the speed of the boat is 3 meter per second. The boat is directed at an angle of 60 degrees to the river bank. On figure 1.1, draw a vector triangle or a scale diagram to show the resultant velocity of the boat and determine the magnitude of the resultant velocity of the boat. आसान जबान में ये कह रहा है कि भाई एक बोट की वेलोसिटी इस तरफ है और ये कितनी है 3, और एंगल कितना बना रही है 60 का, और वाटर जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है,
वाटर वेलोसिटी कितनी है 1.8 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बनाना है आपको, वेक्टर ट्रायंगल बनाना है। वेक्टर ट्रायंगल का क्या मतलब है, हेड टू टेल होगी तरीके। तो जब आप हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं तो ट्रायंगल बनती है ना, उसको वेक्टर ट्रायंगल कहते हैं। तो आप वेक्टर ट्रायंगल के जरिए इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें, रिजल्टेंट मालूम करें। तो देखें, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी वेलोसिटी हो गई बोर्ड की 3 मीटर पर सेकेंड, और उसका जो एंगल है ये कितना है, तो एंगल है 60 डिग्री। अब जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से हम वाला वेक्टर बनाएंगे, वाटर वेलोसिटी वाला। ये वेक्टर बना दिया हमने, तो ये वेक्टर बनाया। अब ये वेक्टर कितना है, ये वेक्टर आपका 1.8 मीटर पर सेकेंड। रिजल्टेंट आपका ये हो जाएगा, दिस इज योर रिजल्टेंट। पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड मिला दिया, ठीक है, आपका रिजल्टेंट हो गया ये। ठीक है, रिजल्टेंट हो गया। अब देखें, अगर ये एंगल 60 था तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी 60 होगा। बाकी ये दोनों एंगल कितने होंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन ये एंगल 60 होगा। ये हमारा रिजल्टेंट है। तो इस पर कौन सा रूल लगेगा, इस पर लगेगा कोसाइन रूल। इस पर कौन सा रूल लगेगा भाई, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल लगाएंगे तो आर स्क्वायर बराबर होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1.8 इंटू 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। सॉल्व करके बताएं आर की वैल्यू क्या थी। ऑलराइट, तो बकौल आप लोग इसका आंसर आ रहा है 6.84, 6.8 लिख दिया। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोर्ड जो 6.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। शायद शाम का आंसर 2.61 आ रहा है, देखने में 2.61 है, 6.84 है। आर पे स्क्वायर लगा हुआ है, उसको फर्दर वो करना पड़ेगा। अंडर रूट स्क्वायर में ये स्क्वायर 6.84 आ रहा है। अच्छा, तो आर स्क्वायर आ रहा होगा ना 6.4 पर, तो अंडर रूट लेकर जो है वो 2 पॉइंट अंडर रूट लेके 2.61 आ रहा है। तो इसका आंसर 2.6 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कह रहे थे स्पेसिंग बिटवीन टू एटम्स in a crystal is 3.8 exponent minus 10 meter. State this distance in picometer. 10 की पावर माइनस 10 है ये, पिको का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 12। ये 3.8 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। आपको पावर करनी है -12, यानी कि पावर आपको कम करनी है, तो आप डेसिमल को राइट पे लेके जाएंगे, यानी कि 3.8 को आप 38 करेंगे, 10 की पावर -11 हो जाएगा। और उसको आप 380 करेंगे, 10 की पावर -12 हो जाएगा। -12 का मतलब क्या होता है, पिको। तो स्पेसिंग हो जाएगी 380 पिकोमीटर। ठीक है भाई, तो स्पेसिंग हो जाएगी 380 पिकोमीटर। फिर ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द टाइम ऑफ 1 डे इन मेगा सेकेंड। एक दिन के टाइम को आप मेगा सेकेंड्स में शो करें, एक दिन के टाइम को आप मेगा सेकेंड में शो करें। अब एक दिन का टाइम सेकेंड्स में होता है कितना, पहले ये देखें। 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, और एक घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई करके बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। 24 इंटू 3600, 86400।
11,864,00। अब हमें इसको शो करना है मेगा सेकंड में, ये सेकंड्स बने, हमें इसको मेगा सेकंड में शो करना है। मेगा सेकंड का मतलब है कि 10 की पावर 6 होनी चाहिए। मेगा मतलब तो 10 की पावर 6। अभी 10 की पावर कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें अगर डेसिमल यहाँ पर लेकर आएंगे तो 10 की पावर 1 हो जाएगा। डेसिमल यहाँ लेकर आएंगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। फिर डेसिमल यहाँ लेकर आएंगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। फिर डेसिमल यहाँ लेकर आएंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। फिर डेसिमल यहाँ लेकर आएंगे तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। और फिर डेसिमल और एक पीछे लेके जाएंगे यानी कि 0.086 तो फिर 10 की पावर 6 हो जाएगा यानी कि मेगा। तो ये मेगा सेकंड में कितना बनेगा? 0.0864 मेगा सेकंड। दोबारा देखें, सेकंड्स में टाइम बन रहा है 86400.0 इंटू 10 की पावर 0। यानी ये सब कुछ मैंने अपने पास से लिखा है। असल फिगर है 86400। पॉइंट जीरो का मतलब ये है कि अब इसके आगे जीरो है पॉइंट के बाद। और 10 की पावर 0 का मतलब 1 होता है यानी कि अभी 10 की कोई पावर नहीं है। अगर इस डेसिमल को हम यहाँ लेके जाते हैं 40 कर दें तो 10 की पावर आपकी 1 हो। डेसिमल को यहाँ लेके जाएं यानी कि इसको 864 कर दें तो 10 की पावर 2 हो जाएगी। तो इसको आप यहाँ लेके जाएं यानी कि 86.4 कर दें तो 10 की पावर 3 हो जाएगी। यानी कि 8.6 कर दें 10 की पावर 4 हो जाएगी। इसको आप यहाँ पे ले आए यानी कि इसको आप 0.86 कर दें 10 की पावर 5 हो जाएगी। और उसको एक डेसिमल और पीछे ले जाने के 0.864 कर दें तो फिर 10 की पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका टाइम जो है मेगा सेकंड में होगा 0.0864। आपका टाइम 864 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे थे डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज 0.15 टेरामीटर। कैलकुलेट द टाइम इन मिनट्स फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ। वही वाली बात है, डिस्टेंस आपको दे रहे हैं कितना? 0.15 टेरामीटर। टेरामीटर का मतलब 0.15 टेरामीटर यानी कि 0.15 एक्सपोनेंट 12 मीटर। और आपसे कह रहे हैं कि आप ये टाइम मालूम करें, लेकिन टाइम मिनट्स में मालूम करना है। टू ट्रेवल फ्रॉम द फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम द सन टू द अर्थ। लाइट जब क्या होती है, लाइट जब ट्रेवल करेगी तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड होती है। इसे टाइम मालूम करना है। स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो डिस्टेंस जो है वो है जनाब कितना? 0.15 एक्सपोनेंट 12 और स्पीड कितनी? स्पीड है 3 इंटू 10 की पावर 8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम आएगा सेकंड्स में। इसमें कितना आएगा? सेकंड्स में। सेकंड्स में देखोगे कितना आ रहा है टाइम? ये सेकंड्स में मेरे ख्याल से टाइम हो जाएगा कोई 500 सेकंड्स। 500 सेकंड्स हो जाएगा, लेकिन टाइम हमें मिनट्स में चाहिए। तो 500 सेकंड को हम डिवाइड बाय 60 करेंगे, जगह 8.33। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट को जो है वो सूरज से ज़मीन तक पहुंचने में 8.3 मिनट्स लग जाएंगे। लाइट को सूरज से ज़मीन तक पहुंचने में, सन से अर्थ तक पहुंचने में 8.33 मिनट्स लग जाएंगे। ये मतलब हुआ इस बात का। ठीक है भाई, अगले पार्ट में कह रहा है कि अंडरलाइन ऑल वेक्टर क्वांटिटीज इन द लिस्ट बिलो। वेक्टर डिस्टेंस स्केलर है, एनर्जी स्केलर है, मोमेंटम अंडरलाइन कर दिया इसको, वेक्टर है अंडरलाइन कर दिया इसको। तो लिस्ट में सिर्फ दो वेक्टर, और दोनों वेक्टर्स को आपने क्या कर दिया? दोनों वेक्टर्स को आपने अंडरलाइन कर दिया।
उसका पार्ट ये आपके सामने आ रहा है, कह द वेलोसिटी वेक्टर डायग्राम फॉर एन एयरक्राफ्ट heading due north is shown to scale in figure 1.1. There is a wind blowing from the northwest. तो कह रहा है कि the speed of the wind is 36 meter per second. The speed of the aircraft is 250 meter per second. So draw an arrow on figure 1.1 to show the direction of the resultant velocity of the aircraft and determine the magnitude of the resultant velocity. आसान जबान में कह रहे हैं कि भाई दो वेक्टर है आपके पास, एक जो है वो एयरक्राफ्ट की स्पीड और एक विंड की स्पीड है आपके पास। ऊपर विंड स्पीड है और विंड स्पीड है 36 और ये एयरक्राफ्ट की स्पीड है 2। इन दोनों का रिजल्टेंट मालूम करना है। अब दोनों का रिजल्टेंट मालूम करने के दो तरीके हैं, हेड टू टेल रूल और पैरेललोग्राम लॉ। हम हेड टू टेल रूल अप्लाई कर लेते हैं। हेड टू टेल रूल में होता है कि जहाँ पर एक वेक्टर का खत्म होता है, हेड होता है, वहाँ पर दूसरे वेक्टर की टेल स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट करें कि आपका पहला वेक्टर एयरक्राफ्ट की स्पीड होकर यहाँ पे खत्म हो गया है, तो यहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट किया विंड स्पीड, और विंड स्पीड कितनी है 36। पहले वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड हम ज्वाइन करते हैं, रिजल्टेंट बन जाता है। रिजल्टेंट बन जाएगा भाई ये। दुआ सुनाता हूँ, पर स्केल तो नहीं है तो अंदाज से ही बनाऊंगा। तो दूसरे वेक्टर का रिजल्टेंट हो गया। अब ये एंगल कितना होगा, देखिए ये एंगल 45 है, तो आपका जो है वो ये एंगल भी 45 होगा, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब आप देखें ये 250 वाली साइड, चलिए दोबारा सुनाता हूँ। कि पहला वेक्टर आपका ए तो जहाँ पर ये वेक्टर खत्म हुआ वहां से मैं दूसरा वेक्टर स्टार्ट किया, यानी कि ये वाला वेक्टर स्टार्ट किया 36 वाला। अब हेड टू टेल रूल क्या कहता है, पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दें। पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर के हेड को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये वेक्टर आपका कितना था, ये 250 था, ये 36 था, ये रिजल्टेंट है, और ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है। फिर मैंने सिंपली कोसाइन रूल अप्लाई किया और आर की वैल्यू जो 226 आ गई। ठीक है, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस वर्कशीट। और ये वर्कशीट भी हमारी कॉपी है। ठीक है, उन वर्कशीट के अलावा उन बुक्स के अंदर आखिर में ना कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज होंगी। क्या होंगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज होंगी, तो वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी कीजिएगा। और उसके अलावा आपको दो छोटी बुकलेट्स मिलेंगी जिन बुकलेट्स के अंदर असाइनमेंट्स होंगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 आपको सॉल्व करके सबमिट करानी है। वो आप सबमिट कराएंगे, वो चेक होकर आपको वापस मिलेगी, वो चेक होकर आपको वापस मिलेगी। तो मकसद कहने का ये है कि ये काम इंशाल्लाह एक आध दिन में हो जाएगा। जब आपको वर्कबुक और असाइनमेंट बुक मिल जाए कॉलेज से तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या करना है। याद से, ये काम याद से कीजिएगा। जब आपको असाइनमेंट बुक और वर्कबुक मिल जाए कॉलेज से प्रिंट होके, तो मुझे बताइएगा सर कि हमें बुक्स मिल गई हैं कॉलेज से, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसको किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह सबमिट कराना है, और उसका जो है वो करना है क्या है उसका। ठीक है, बाकी ये कि इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद क्या करना है, टेस्ट वगैरह का क्या करना है। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर तब तक के लिए हाँ बोलो। सर लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? अच्छा, अभी माशाल्लाह से आप तमाम लोग अभी लेफ्ट मत कीजिएगा क्लास, एक बात सुन लें गौर से।
कुछ लोगों ने लेफ्ट कर दिया अनफॉर्चुनेटली। देखिए मुझसे ना आप लोग अक्सर ये सवाल कर रहे हैं, सर क्लास क्लास की रिकॉर्डिंग मिल सकती है। देखें मैं जो है ना बेसिकली ये जो क्लास होती है ना आपकी, ये क्लास मैं एडमिनिस्ट्रेट नहीं करता। मैं जिस तरह आप लोग लॉग इन करते हैं ऐसे मैं भी लॉग इन करता हूँ, और बाद में मुझे कॉलेज वाले होस्ट होस्ट बना देते हैं इसका। लेकिन ये कॉलेज में मैं ऐसे ही लॉग इन करता हूँ जैसे आप लोग लॉग इन करते हैं। ये रिकॉर्डिंग जो है कॉलेज वाले करते हैं। तो आप देखें आप लोगों को इसमें जो है पार्टिसिपेंट्स में जो एक पार्टिसिपेंट नज़र आ रही है सुमेरा, नज़र आ रहा है आप लोगों को पार्टिसिपेंट्स में? पार्टिसिपेंट में लिखा हुआ है सुमेरा वेल्स होस्ट 1। तो जब मिस सुमेरा है ना बेसिकली ये रिकॉर्डिंग वगैरह सब ये करती है। तो आपको जो भी काम हो ना तो आप मिस सुमेरा से कांटेक्ट किया करें। आप ग्रुप पे भी मैसेज कर देंगे ना मिस सुमेरा का नाम लिख के, तो वो पढ़ लेंगी और वो आपको रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी सेंड कर दिया करेंगी। ठीक है? तो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास नहीं होती है, क्लास की रिकॉर्डिंग जो है ना मिस सुमेरा के पास होती है। ठीक है? तो अगर आपको आप में से किसी को भी क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो मिस सुमेरा से कॉन्टैक्ट किया करें आप लोग। ठीक है भाई, बात समझ में आई सब लोगों के? तो फिर चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ मुनीब, आप ऐसा कर लो बेटा, लास्ट 3 क्लासेस की रिकॉर्डिंग ले लो मिस सुमेरा से, तो आप उसको फिर आप उसको सुन लोगे तो फिर आपको समरी की ज़रूरत ही नहीं है, पूरी पूरी क्लासेस सुन लो आप लास्ट 3। ठीक है? ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।